तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम लोग जानेंगे कि मधुमेह पर कैसे नियंत्रण किया जाए। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो लग जाने के बाद में शरीर खोखला होता है, और या यूँ कहें कि मधुमेह हुआ तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः शरीर में फैलने लगती हैं। तो इसको हम कैसे नियंत्रण करें, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मधुमेह पर नियंत्रण के बारे में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने पूर्वजों को याद करें जो शतक पार करके जिंदा रहते थे, और वो भी स्वस्थ रहकर। आज लोग 50-60 के उम्र तक होते ही विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। हम लोग कभी ये चिंतन नहीं करते थे आखिर क्या वजह थी कि हमारे पूर्वज इतने लंबे समय तक जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, जीवन का आनंद लेते हुए दुनिया छोड़ते थे, और आज हम बहुत कुछ आनंद लिए बिना ही दुनिया छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम विचार करेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि उन लोगों का जो जीवन शैली था वो संयमित था। वे लोग जीने के लिए खाते थे, लेकिन आज सभी लोग खाने के लिए जी रहे हैं। उस समय लोग जो कुछ भी खाते थे उससे उनका शरीर पुष्ट होता था, बीमारियां नहीं आती थी। लेकिन आज हम ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिससे कि बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने खान पान रहन सहन पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि चिकित्सा जगत में आजकल किसी भी रोग का निदान नहीं होता है। निदान का मतलब हुआ कि हम चिकित्सक के पास गए, उन्होंने कुछ दवा दी और हम कुछ दिन तक दवा खाए और रोग से मुक्ति मिल गई। लेकिन आज का जो इलाज है वो आजीवन दवा खाने वाला है।
तो इसको हम इलाज कैसे मान सकते हैं? आप ही विचार करें कि जब किसी रोग के लिए हमें आजीवन दवा खाना पड़े तो वो कैसा इलाज है, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसका तो मतलब यही है कि हम आज दवा खा लिए तो आज हमारा रोग जो है कुछ देर के लिए नियंत्रित हुआ, फिर कल वैसे ही स्थिति आ जाएगी। हम डॉक्टर से ये भी नहीं पूछ पाते हैं कि आखिर इस रोग का कारण क्या है, हिम्मत ही नहीं होती है हम उसे पूछने के लिए। और जब तक किसी रोग के कारण का पता नहीं चलेगा तब तक उसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। आजकल बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं दवा बेचने के नाम पर लोगों को मौत के नींद सुला रही हैं आजीवन दवा खिलाकर, जिसका कि साइड इफेक्ट इतना अधिक हो जा रहा है कि एक रोग के लिए हम दवा खाते हैं तो अनेक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो आजीवन दवा खाने से अच्छा है कि हम स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसे उपायों का प्रयोग करें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। मधुमेह पूर्णतः ठीक होता नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। जो भी खाना पीना हो अपने घर का खाना पीना खाएं, बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं दें। और जितना फाइबर भोजन आप लोग लेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। आइए अब हम लोग मधुमेह के बारे में कैसे नियंत्रण कर पाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सुबह में और शाम में टहलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मधुमेह में टहलना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कम से कम 3-4-5 किलोमीटर अगर हम अच्छी तरह से टहल लेते हैं तो हमारे मधुमेह के नियंत्रण में बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद हमें एक चीज़ अपने शरीर पर शोध करना होगा। जिन व्यक्तियों को मधुमेह हुआ है उन्हें अपने शरीर पर एक शोध करना होगा कि कौन सा खाना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है या हमारे शरीर को सूट करता है। जैसे आम धारणा बन गई है कि जिनको मधुमेह हो गया वे चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। हर एक शरीर का अलग अलग प्रकृति है। कोई कफ प्रकृति के होते हैं, कोई वायु प्रकृति के होते हैं, कोई पित्त प्रकृति के होते हैं। तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है शरीर का और उसमें अलग अलग दवा की आवश्यकता होती है। एक दवा से तीनों प्रकृति के लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता है। एक तरह से के व्यायाम से भले ही फायदा हो सकता है लेकिन दवा से निजात नहीं मिल सकती है। इसलिए अपने शरीर पर हमें चावल भी थोड़ा थोड़ा खा कर देखना होगा कि अगर हम चावल खाते हैं तो इससे हमारे मधुमेह पर क्या असर पड़ता है, बढ़ता है कि घटता है। रोटी खाते हैं तो इससे हमारे, रोटी तो जनरली लोग रोटी ही खाते हैं, लेकिन आप अपने शरीर पर शोध कीजिए, 2-4 दिन 5 दिन शोध कीजिए कि आपको क्या खाना है और क्या खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मधुमेह नियंत्रित होता है। इसके लिए आपको अपने पर शोध करना होगा। जब तक शोध नहीं करेंगे हो सकता है कि आप अनजाने में चाहे कहे हुए अनुसार केवल रोटी खा रहे हैं, वो रोटी आपके शरीर के लिए सूट नहीं कर रहा है। तो आप चावल भी खा के देखें, एक टाइम चावल खा के देखिए, एक टाइम 2 टाइम चावल खा के देखिए कि, और मधुमेह का नाप लीजिए, टेस्ट कराइए और देखिए कि क्या स्थिति बनती है। अगर रोटी की अपेक्षा चावल से आपका मधुमेह नियंत्रित होता है तो आप रोटी छोड़ करके चावल ही खाएं। मधुमेह के लिए कुछ प्राणायाम है और कुछ आसन है जिसे अगर रेगुलर किया जाए तो मधुमेह नियंत्रित रह सकता है। प्राणायाम में तो कपालभाति है, वायु प्राणायाम है, अग्निसार है और आसन में हलासन है, योग मुद्रासन है, मंडूकासन है,
अर्धमत्स्येंद्रासन है। अगर इन आसन और प्राणायाम को सुबह किया जाए आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा तक, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मधुमेह को अपने नियंत्रण में रखेंगे और एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करेंगे। आइए हम कपालभाति के बारे में बात करते हैं। क्योंकि मधुमेह पैंक्रियाज से रिलेटेड होता है, जिसे अग्नाशय कहते हैं, और जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो हमें मधुमेह की बीमारी लगती है। तो देखा गया है कि जो भी बीमारी का कारण हमारे शरीर में होता है वो कमर के ऊपर ही होता है, कमर के नीचे कोई बीमारी नहीं होती है। एक्सीडेंटल कुछ हो जाए वो अलग की बात है। तो कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर के सभी अंग प्रत्यंग को सही रखता है। इसलिए हमको कपालभाति करने में, ऐसे तो इसमें भस्त्रिका भी है, कपालभाति भी है, लेकिन जिनको बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, उनको भस्त्रिका थोड़ा करना चाहिए। कपालभाति, वायु प्राणायाम, अग्निचार, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग तो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग प्राणायाम के बारे में जानते ही हैं। भस्त्रिका में श्वास लेने और छोड़ने दोनों पर ध्यान दिया जाता है। जिस गति से हम श्वास को लेते हैं उसी गति से हम श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं और बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तो भस्त्रिका में जो नए लोग होंगे वो 2 सेकंड में लेंगे और 2 सेकंड में छोड़ेंगे, एक लय के अनुसार। और जब वो प्रैक्टिस कर लेंगे, जिनको आदत बन जाएगी भस्त्रिका करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि बिगिनर्स के लिए धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और जो अभ्यस्त हैं उनको, अभ्यस्त और स्वस्थ हैं, जिनको बीपी की बीमारी नहीं है, जिनको पेट का ऑपरेशन नहीं हुआ है, वे तीव्र गति से कर सकते हैं, बशर्ते जो स्वस्थ हो। तो भस्त्रिका धीरे से करते हैं। ये धीमी गति का है। इसके बाद हम मध्यम गति से भी कर सकते हैं। ये मध्यम गति का हुआ। जो पूर्ण स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो तीव्र गति से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीव्र गति ऐसे भी कर सकते हैं। ये भस्त्रिका हुआ। भस्त्रिका भी कम से कम 5 मिनट जरूर करेंगे। अब आते हैं कपालभाति पर। कपालभाति पर इसमें भी श्वास लेना और छोड़ना है, लेकिन जिस तरह भस्त्रिका में हम लोग श्वास लेने और छोड़ने दोनों पर एक ही ध्यान एकाग्र करते हैं, दोनों को सेम गति से लेते हैं और सेम गति से छोड़ते हैं, एक ही गति से लेते हैं, एक ही गति से छोड़ते हैं। लेकिन कपालभाति में केवल हम छोड़ने पर विशेष जोर देंगे। लेने के लिए स्वाभाविक रूप में जैसे ही पेट हमारा आगे आएगा, हम श्वास अंदर कर लेंगे, लेकिन जैसे श्वास छोड़ेंगे पेट हमारा पीठ से सटेगा, श्वास बाहर निकलेगा, और जैसे बाहर आएगा पेट हमारा, उतने ही देर में हम लोग श्वास स्वतः ले लेंगे। जैसे देखिए, इसको भी हम धीमी गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से कर सकते हैं। जो स्वस्थ होंगे
जिनको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वे तीव्र गति से कर सकते हैं। तो आइए धीमी गति से करते हैं। 1 सेकंड में एक बार इसको करना है और कम से कम नए लोगों को 5 मिनट करना चाहिए। जैसे देखिए, ये धीमी गति का है। मध्यम गति है, ये मध्यम गति की है। तीव्र गति है, ये तीव्र गति है। मधुमेह वाले रोगियों को कम से कम इसे 20-25 मिनट करना चाहिए, तो बहुत विशेष फायदा होगा। ये कपालभाति है। इसके बाद है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम पेट को पीठ से सटाते हैं, अपनी दाढ़ी को छाती से सटाते हैं और जितना देर रुकना होता है रुकते हैं, फिर दाढ़ी को हटाते हैं, श्वास लेते हैं और पेट बाहर आता है। ऐसे इसमें 3 बंद लगते हैं। मूल बंद, पहले मूल बंद लगाया जाता है। मूल बंद कहते हैं गुदा द्वार को ऊपर खींचना। उसके बाद है उद्यान बंद। उद्यान बंद पेट को पीठ से लगाना होता है। जालंधर बंद, जब हम दाढ़ी को छाती से सटा देते हैं तो ये जालंधर बंद हो जाता है। और जब तीनों बंद लग जाता है तो महाबंद होता है। और बाह्य प्राणायाम में तीनों बंद लगाना अति आवश्यक होता है और तभी वो सफल बाह्य प्राणायाम होता है। जैसे देखिए, श्वास लेंगे और श्वास को बाहर निकाल लेंगे। इसको कम से कम 5 से 7 बार करें। गहरा श्वास लिए, श्वास निकाल लिए और देखिए इसमें श्वास निकालते समय ही आपका बहुत पेट जो है, ये पेट जो है तो बहुत पचक जाता है, पेट नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। जैसे देखिए हम केवल श्वास निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं और हमारे पेट की आकृति को देखिएगा कि किस तरह से ये पीछे की ओर जा रहा है। इतना हमारा श्वास छोड़ने में आ गया। अब इसके बाद हम पेट को थोड़ा सा झटका देके ऊपर खींचेंगे तो पेट हमारा पीठ से सटेगा, एनस ऊपर आ जाएगा। जैसे देखिए, ये बाह्य प्राणायाम है। इसे 5 से 7 बार करेंगे। इसके बाद अग्निसार है। अग्निसार में श्वास बाहर निकालेंगे और पेट हमारा हवा से खाली होगा और पेट को आगे पीछे करेंगे।
ये अग्निश्वास। तो ये 3 प्राणायाम जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे तो इसमें अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुलोम विलोम भी 5 मिनट कर सकते हैं। अब रही बात आसन की, तो आसन में हलासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन और अर्धमत्स्यंद्रासन मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए हम हलासन करते हैं। हलासन में हम पीठ के बल लेटेंगे। हलासन में हम पीठ के बल लेटेंगे। दोनों पैर को उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास की क्रिया नॉर्मल हो। वापस आएंगे धीरे धीरे। ये हलासन। उसके बाद मंडूकासन। मंडूकासन में बैठे वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने का नियम यह है कि हमारा पैर का दोनों अंगूठा सटा रहेगा, यही फैला होगा और उसके ऊपर हम बैठेंगे। मंडूकासन में पेट को पीठ से सटाएंगे, हवा निकाल करके, वायु जो श्वास लिए हैं उसे बाहर निकालेंगे। पेट को पीठ से सटाएंगे और मुट्ठी बांधेंगे, नाभि के बाजू में लगाएंगे और आगे झुकेंगे। छाती जो है हमारा घुटना से सटेगा, चेहरा ऊपर होगा। श्वास लेते हुए वापस आएंगे। फिर दाहिने तलहटी को नाभि पर रखेंगे, बाएं को उसके ऊपर रखेंगे। फिर श्वास निकालेंगे बाहर, पेट को पीछे करेंगे और झुकेंगे। ये सही हो रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए जब हम झुकेंगे तो हमारे हाथ में भीतर से कुछ धक्का देने वाला जैसा महसूस होगा, तो समझेंगे कि हमारा मंडूकासन सही हो रहा है। अब फिर हाथ बदलेंगे। ये मंडूकासन का दूसरा 2 पोज होता है, मंडूकासन। इसके बाद योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने वक्त हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा दोनों एड़ी जो है सो नाभि के पास रहे। केवल पैर पर पैर चढ़ा लेना, इस तरह से ही कर लेना पद्मासन नहीं होता।
और पद्मासन जिनका नहीं हो, पहले एक गोड़ से कोशिश करें, एक गोड़ को रखें और उसका दूसरा जो है इसके नीचे लगा के रखें, सिद्धासन हो जाता है। जब इसमें उनको कोई दिक्कत ना हो तब फिर दूसरा पैर जो है धीरे धीरे उठाकर इस पर रखने का कोशिश करें, जितना संभव हो। यहाँ तक आए इतना ही थोड़ा देर रखें, एक दिन इतना ही रखें, जितना देर तक संभव हो। फिर दूसरे दिन इसको थोड़ा सा और आगे करें, इसको रखें, फिर अंत में इसको यहाँ ले आए। इसको ऊपर रखते वक्त ध्यान, एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, ये पैर उठना नहीं चाहिए। ये पैर उठेगा तो ये उस पर नहीं चलेगा, इसलिए इसको सीधा ऐसे ही गिराइए और ज़मीन से सटाते हुए इसको यहाँ ले आइए और इसको धीरे से इसको उठा करके इस पर रखिए, जितना संभव, जितना आता है उतना ही। एक दिन इतना ही, 2 दिन तक ऐसे ही इतना ही रखिए। फिर लगे कि ना इसमें कोई हमको दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। फिर इस तरह से करते 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 आपका ये हो जाएगा। और अभ्यास हो जाने के बाद में आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः पद्मासन लग जाता है। तो पद्मासन में बैठेंगे, इसमें जो है मुट्ठी बांधेंगे, नाभि के बगल में दोनों को रखेंगे और ललाट को जो है जमीन से सटाएंगे। इसमें श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए जमीन तक जाएंगे। श्वास लेते हुए वापस आएंगे। फिर एक बार करते हैं। इसका दूसरा पोज है, हम दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और आगे झुकेंगे जैसे। कुछ लोग हाथ को ऊपर भी उठाकर करते हैं जैसे। तो अभी तक हम लोग हलासन, मंडूकासन और योग मुद्रासन किए। अब अर्धमत्स्य चंद्रासन। अर्धमत्स्य चंद्रासन में हम एक पैर को जंघा के नीचे लगाएंगे, दूसरे पैर को घुटना के बाजू में खड़ा करेंगे और जो पैर ऊपर होगा उसके विपरीत वाले हाथ को हम इसके भीतर से ले आएंगे। इसे देखिए, कोशिश देखिए, इसमें करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोग ऐसे इसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, तो ये संभव नहीं होता है कि ये पकड़ाए। तो इसके लिए जब तक आपका कंधा यहाँ नहीं आएगा, जब तक आपका ये कंधा यहाँ नहीं आएगा, तब तक आप इसको बढ़िया से पंजा को नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए, हमारा कंधा इसमें आ गया, कंधा आ गया, अब हम इसको पकड़ सकते हैं। ये पकड़ लिए और बायां हाथ जो है सो पीछे घूमते हुए हम दाहिने जांघ से स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ को से जांघ को छुए तो जितना संभव हो 2 मिनट 1 मिनट इस स्थिति में रहेगा। फिर दूसरे पैर से करेंगे। जब तक कंधा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से कोई पकड़ नहीं सकता है इसको, कोई किसी भी कीमत में कोई नहीं पकड़ सकता है।
इसलिए कोशिश करें कि आपका कंधा जो है यहाँ घुटना पे आ जाए, और कंधा जब घुटना पे आएगा तब तो आप बढ़िया से पंजा को पकड़ सकते हैं और दाहिना हाथ से फिर जांघ को छुएंगे, पीछे घूमेंगे, श्वास की प्रक्रिया सामान्य होगी। तो ये 4 आसन और कुछ प्राणायाम मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अपनाएंगे तो आप अपने मधुमेह को नियंत्रण रखेंगे और आप सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद।